Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 13, जिसमें हम आज पेपर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ नोकिया मोबाइल विल लीड टू अ डिक्रीज इन द सेल्स ऑफ सीमेंस मोबाइल्स इन दिस स्टेटमेंट. आपको बताना है कि अगर तो नया मॉडल आता है कोई नोकिया मोबाइल का, मार्केट में लॉन्च होता है, उसकी वजह से सेल डिक्रीज़ हो रही है सीमेंस मोबाइल की. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है. आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो, और जब आप उसमें चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे कि उसका क्या असर पड़ा है चेंज करने से. वो होता है आपका इंडिपेंडेंट. जिसमें चेंज करते हो वो होता है इंडिपेंडेंट, और जिस पे असर देखा जाता है, इफेक्ट देखा जाता है, वो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पे जो नोकिया मोबाइल का मॉडल है वो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. और डिक्रीज़ हो रही है सेल जिनकी नोकिया मोबाइल के आने से साइमंस मोबाइल की, तो वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल. एक अदर एग्जांपल लेके चले कि नोकिया की जगह पे यहाँ पे आईफोन लॉन्च हुआ, और उसकी वजह से जो सैमसंग है उसके मॉडल की सेल जो है डिक्रीज़ हो गई, तो आईफोन कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. और जो सैमसंग मोबाइल्स हैं उसका मॉडल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. अदर एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल दैट इज चेंज, जिसको आप चेंज कर सकते हो. डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल अफेक्टेड बाय द चेंज, जो वेरिएबल के चेंज करने की वजह से अफेक्ट होता है, राइट. अब आपको जो है यहाँ पे पिक्चर में जैसे कि शो किया गया है, एक पॉट में आपने जो है पौधा लगाया, उसमें आप जो वाटर है उसकी क्वांटिटी को चेंज करके उसका असर देख रही हो कि कितनी ग्रोथ जो है वो पौधा कर पाता है. इसमें आपने एक जो फर्स्ट है उसमें आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में पानी जो है, वाटर जो है उसमें दिया, तो जो पौधा था उसने बिल्कुल सही से ग्रोथ की. साइज ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स, और वो जो है सर्वाइव भी कर रहा है, मीन्स जो पौधा है वो ग्रोथ भी कर रहा है, ठीक है. दूसरा, आपने एक जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने जो है पानी दे दिया है अगर, तो वहाँ पे क्या होगा, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और वो वहीं पे मुरझा जाएगा. और तीसरा, आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उससे कम क्वांटिटी में आपने जो है वाटर दिया था, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी सही से ग्रोथ नहीं होगी. नंबर ऑफ लीव्स जैसे इसमें कम है, और वो सर्वाइव तो कर रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है. तो यहाँ पे क्या था, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप जो अमाउंट था वाटर का वो चेंज करके देख रहे हो कि क्या असर पड़ रहा है फिर पौधे पे, वो ग्रोथ कर रहा है, वो मुरझा रहा है, या कितनी नंबर ऑफ लीव्स जो है उसकी ग्रोथ कर पा रही है. पानी का असर देखते हो आप जिस पे. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लीव्स हैं वो कितनी ग्रो कर रही हैं, और साइज प्लांट का कितना ग्रो कर रहा है, ये चीज़ आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल में आती है. अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, आ रिसर्च इंटेंट टू एक्सप्लोर द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन. विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी. ये क्वेश्चन जो है आपसे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपोज्ड फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल मेथड. वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. अब पहले तो है डिस्क्रिप्टिव. क्या होता है, जो जैसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, आप उनको जस्ट वैसा ही बता रहे हो, व्हाट हैज़ हैपन, क्या हो चुका है, और व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये चीज़ें आप बताते हो. हिस्टोरिकल मेथड में फैक्ट्स को वैसे ही बताते हो कि पहले जो रिकॉर्ड कर किए जा चुके हैं उनको एज इट इज़ आप जो है प्रेजेंट करते हो. इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले देख लेते हो व्हाट इज़ एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड. Mainly in the exposed facto method, the existing groups with qualities are compared on some dependent variable, और इसको आप अदर किस नाम से जानते हो, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड. और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है. एक्सपोज फैक्टो को और आप क्या बोलते हो, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हो. और इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्यों बोलते हैं, देखिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया कि आप चेंज कर सकते हो, राइट. और चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, तो वो होती है इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे ये क्वासी और ये किस में आता है, एक्सपेरिमेंटल में. ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्यों है कि आधी आधी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे है, क्योंकि यहाँ पे आप फैक्ट होने के बाद, कोई इवेंट हो चुका है उसके बाद आप स्टडी कर रहे हो. अब आप जो है फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि एक एग्जांपल ले कि जो वेट है यंग पीपल्स में, उनका उनके मोरल पर कैसा असर डालता है.
या फिर जो है उनके नेचर पे कैसा असर डालता है। अगर तो एक जिसका ओवर वेट है तो उसका मोरल थोड़ा डाउन होगा, खुद के लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा। और एक बिल्कुल सही जो है वेट अगर अपनी एज के अकॉर्डिंग है तो उसका कैसा, मीन्स एक स्टडी करते हैं जब इवेंट हो चुका है, जब एक फैक्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, जैसे कि यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसी कमी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपोस्ट फैक्टो जो आफ्टर द इवेंट हो चुकी की जाती है स्टडी, वो होती है एक्सपोस्ट फैक्टो। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये प्रोवाइड करती है फैक्टर्स ऑफ डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन। इसको आप और किस नाम से जानते हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। और ये डिस्क्राइब करती है डाटा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पॉपुलेशन एंड फिनोमिनन बीइंग स्टडीड, आंसर द क्वेश्चंस। मेनली आपसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है जिसमें आप बताते हो, इनके आंसर करते हो हु व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ, कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ, उसको एज इट इज़ आप बता रहे हो। मीन्स कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो है स्टडी कर रहे हो, और जो जैसा था, जो जैसा हुआ या जो हो रहा है वो आप डिस्क्राइब करते हो, वो आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इसमें रिसर्चर केवल रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप कैसे बोल सकते हो, जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, अगर आपने उसमें प्राइमरी सोर्स की खुद से कोई एफर्ट नहीं किए हैं और आपने दूसरों की रिसर्चेस पढ़ी और खुद से कंक्लूजन उसका निकाला, वो कैसी हो जाएगी, एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगी। मीन्स क्या चीज़ कैसी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा आप बता रहे हो, जिसमें वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग पास्ट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन लाइक रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में जो हो चुका है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, चाहे जो पहले की रिकॉर्डिंग है उसको इंटरप्रेट कर रहे हो इवेंट्स को, वो आता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। यहाँ भी देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि आप जो है उसमें फैक्ट्स को, वेरिएबल्स को अब जाके चेंज नहीं कर सकते। पास्ट में जो हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है, अब इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। जनरलाइजेशन एंड डिडक्शंस आर यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। जो जनरलाइजेशंस हैं और डिडक्शंस हैं आप उनको यूज़ करते हो पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे मेन बात ये है कि जो रिसर्चर है वो क्या करता है, ओनली कंपेलिशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड रिसर्च इन इटसेल्फ। रिसर्चर मस्ट ऐसा नहीं है कि आपने जो है जो इवेंट्स हुए थे आप उनको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स कंसिडर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको जो इवेंट्स हो चुके हैं आप उनको स्टडी कर रहे हो, उनको पॉइंट आउट करोगे और उनमें रिलेशनशिप को भी जो है बताओगे, जो प्रॉब्लम आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मीन्स उसमें से इंटरप्रेट भी करोगे उसके रिजल्ट को। दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर ऑक्योर्स। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टाइप 1 एरर जो है वो होता है। नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स, या फिर नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। देखिए जो टाइप 1 एरर होता है उसको हम अल्फ़ा एरर भी बोलते हैं, और जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तब वहाँ पे क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है, मींस अल्फ़ा एरर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब इसको हम समझ लेते हैं। अगर तो नल हाइपोथेसिस सही थी और आपने रिजेक्ट किया तो वहाँ पे अल्फ़ा एरर हुआ। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक मेडिसिन बनानी थी, एक ड्रग बनानी थी किसी बीमारी के लिए, और वो बिल्कुल जो है सही बन गई थी। ड्रग जो है वो बिल्कुल सही बनी थी, लेकिन आपने उसको गलत जो है, सही बनी थी लेकिन उसको गलत कंसीडर कर लिया, रॉन्ग कंसीडर कर लिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। मीन्स नल हाइपोथेसिस आपकी सही थी लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो वहाँ पे होता है टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको हम अल्फ़ा एरर भी बोलते हैं। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तब तो वहाँ पे क्या है, करेक्ट कंक्लूजन निकलेगा। सही थी और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर सही थी आपने रिजेक्ट कर दिया तो होगा वहाँ पे टाइप 1 एरर, मीन्स अल्फ़ा एरर। अब दूसरी बात करते हैं, टाइप 2 एरर क्या होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत थी और उसके बावजूद आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे होता है आपका बीटा एरर, टाइप 2 एरर। जैसे कि जो आपने मेडिसिन बनाई, जो ड्रग बनाई वो सही नहीं बनी थी, वो डेंजरस थी और फिर भी आपने उसको सही कंसीडर कर लिया। अब जो टाइप 1 एरर होता है
उसमें तो आपने क्या किया था, वो सही थी आपकी नल हाइपोथेसिस, लेकिन आपने उसको कंसीडर नहीं किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। और टाइप 2 में गलत थी, फॉल्स थी, बट आपने उसको सही कंसीडर कर लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे टाइप 2 एरर हो गया। मीन्स जो ड्रग थी वो गलत बन गई, डेंजरस थी, और आपने फिर भी क्या क्या पेशेंट्स को जो है दे दिया, तो उससे किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। अगर आपकी फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी और आपने रिजेक्ट कर दी तो आपका कंक्लूजन सही होगा, और अगर आपने उसको गलत थी और फिर भी एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे आपका टाइप 2 एरर होगा, मीन्स बीटा एरर होगा। ये होता है नल जो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू रिसर्च। आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है रिसर्च के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए कहता है, रिसर्च रेफर टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रिसर्च रेफर करती है एक सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ जिनमें आप क्या करते हो, सॉल्यूशन फाइंड करते हो एक प्रॉब्लम के लिए। और दूसरा ऑप्शन कहता है ये सिस्टमेटिक होती है, लॉजिकल होती है, अनबाइज्ड होती है, वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जहाँ पे आप वेरीफाई करते हो हाइपोथेसिस को, डेटा को एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉर्मेट करते हो। ये सारी चीज़ें इसमें रिसर्च में आती। तीसरा ऑप्शन आपको कहता है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टूवर्ड्स ट्रूथ। आप किसी ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए, किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इसमें कोई इंक्वायरी कर रही हो। और फोर्थ कहता है, ये आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, नॉलेज को बढ़ाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चारों ही आपके करेक्ट हैं, क्योंकि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी भी होती है। और दूसरा देख लेते हैं इसके फीचर्स। जो मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर फैक्ट, रिसर्च का मतलब क्या होता है, पहले तो रिसर्च 2 वर्ड से मिलके बना है। किसी फैक्ट के बारे में, फिगर्स को आप बार बार जो है दोबारा से सर्च किए जा रहे हो, मीन्स ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगी कि आपने कोई रिसर्च कर ली। जैसे कि पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले जो है मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, स्मार्टफोन तो होते ही नहीं थे। तब किसी को जो है ये प्रॉब्लम जो है किसी ने रिकॉग्नाइज़ की होगी, किसी ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया होगा। फिर उसने क्या किया कि ऐसा कोई जो है मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू जो है हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, बात कर सके। पहले जो है टेलीफोन हुए, फिर मोबाइल फ़ोन आए, और फिर किसी को इसमें भी कोई कमी नज़र आई, उन्होंने फिर रिसर्च की, तो फिर जो है उन्होंने स्मार्टफोन को लॉन्च किया। फिर और उस पर रिसर्च और आगे रिसर्च की गई तो आईफोन लॉन्च हुए। इस तरीके से मतलब कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और अच्छा है इससे भी। तो बार बार जो है सर्च करते रहना, वो क्या है, रिसर्च होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी को, कि आप कुछ ना कुछ इंक्वायरी करते रहते हो, कुछ ना कुछ नया इसमें करते रहते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हो। और दूसरा एलिसिट फैक्ट्स एंड फिगर, ये अटैम्प्ट करता है जो फैक्ट जो हैं छुपे हुए हैं उन पे आप एक तरीके से प्रकाश डालते हो, उसको जो है पता करते हो, पता लगाते हो उनके बारे में। सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, अ स्टेट ऑफ माइंड और इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटायर माइंड, एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ, सो रिसर्च इज नेवर एंडिंग और नेवर एनलार्जिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस। यही मैंने बताया कि जो रिसर्च है वो कहीं पे भी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगता है, एक के बाद एक जो है कुछ ना कुछ उसमें नया करते रहते हैं। दोबारा से हम एक जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो चुकी है, जो स्टडी उस पर हुई थी, फिर उसमें रिसर्च गैप ढूंढ लिया जाता है कि अभी भी इसमें कुछ तो कमी होगी, फिर वहीं से फिर से रिसर्च शुरू हो जाती है। फिर अगर नेक्स्ट रिसर्च हुई तो उसके बाद फिर से वही रिसर्च गैप ढूंढा जाता है। मीन्स रिसर्च का कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है, ये कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लिटरेचर रिव्यू इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। लिटरेचर रिव्यू जो होता है आपका वो कौन सी अजम्पशन पे बेस्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। जब आप रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, रिसर्च पेपर लिखते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो है उस एरिया में कितना काम हो चुका है, कितनी स्टडी हो चुकी है, क्या अभी तक उसके बारे में उस एरिया में नॉलेज है ऑलरेडी, वो सब आप देखते हो। कॉपी फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर, कॉपी तो बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उसमें प्लेजरिज्म हो जाता है, तो कॉपी तो दूसरे के काम को किया ही नहीं जाता है। बी ऑप्शन कहता है, नॉलेज एक्यूमुलेट्स एंड लर्न्स फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर्स। यस, यहाँ पे आप नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हो, कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो और सीखते हो जो दूसरों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ठीक है, नॉलेज को डिसएक्यूमुलेट नहीं, नॉलेज को डिसएक्यूमुलेट नहीं करते, नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
पर्पस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू को करने का? नॉलेज को अटेन करना, गेन करना किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। दूसरा, आप मेथोलॉजी देखना चाहते हो कि जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, आप क्या करते हो कि सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल जब आपको बनाना पड़ता है, सिनॉप्सिस जब आपको बनाना पड़ता है, तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। पहले तो आप अपना एक सब्जेक्ट देख लेते हो, अपना एरिया देख लेते हो कि किस एरिया में आपको रिसर्च करनी है। दूसरा, फिर आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा कि आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। और वो कैसे किया जाता है, आप देखोगे कि ऑलरेडी कितने जो रिसर्चर हैं या क्या इस पे रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और उन्होंने कौन सी मैथोलॉजी को यूज़ किया था, क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उनकी रिसर्च में क्या कमी रह गई है, रिसर्च गैप उसमें से ढूंढते हो। तो ये सारा पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि हम प्रपोज्ड रिसर्च इज़ रियली नीडेड, हेल्प करता है ये नैरो करने के लिए एक प्रॉब्लम को नैरो करने का मीन्स आपने जो है एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने मार्केटिंग का कोई भी एक टॉपिक लिया या जिस भी मर्जी सब्जेक्ट का आपने टॉपिक ले लिया, अब उसमें भी आपको बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। जैसे कि आप मार्केटिंग में ले रही हो पहले डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसमें से भी आप टाइप्स निकालते जा रहे हो, मोबाइल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, कोई भी एक आपने फिर उसमें से भी नैरो किया। मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बहुत, अगर जिन पे स्टडी हो चुकी, बहुत सारी स्टडी हो चुकी हैं, आप उनको छोड़ के और अपनी प्रॉब्लम को नैरो करोगे, उसमें से फिर जाके आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करोगे जिसमें आपको रिसर्च गैप मिलेगा। फिर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आप अपनी हाइपोथेसिस को जनरेट करोगे, रिसर्च क्वेश्चंस बनाओगे और कितनी जो है ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और फर्दर इस पे कैसी स्टडी हो सकती है, ये लिटरेचर रिव्यू करने से आपको पता चलता है। कमेंट्स अ लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ इंटरेस्ट, और आप एक लॉन्ग टर्म स्टडी करने से पहले जो है क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।